हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। 71वीं बीपीएससी के लिए रामबाण एमसीक्यू वाले सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। 71वीं बीपीएससी के लिए रामबाण एमसीक्यू वाले सीरीज का आज पहला वीडियो है, ठीक है। और ये सारा क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी के पुराने पैटर्न और बीपीएससी के नए पैटर्न को कंबाइंड करके क्वेश्चन को क्रिएट किया गया है। इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। आप लोग एक सीरीज भी मिस नहीं कीजिएगा। आप लोग देखिएगा, जब 71वीं बीपीएससी देंगे तो आप लोगों को एक भी क्वेश्चन अनजान नहीं लगेगा कि सारा क्वेश्चन तो मैं पहले भी देखा हूँ। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। तो आइए देर ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने पहले गोलमेज सम्मेलन में, क्या बोल रहा है, पहले गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था? तो किसने नहीं लिया था? आइए देखते हैं किसने हिस्सा नहीं लिया था। क्या मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया था? तो जी, मुस्लिम लीग ने हिस्सा लिया था पहले गोलमेज सम्मेलन में। ये भी हिस्सा लिया था, हिंदू महासभा ने भी हिस्सा लिया था और उदारवादी भी हिस्सा लिया था। लेकिन किसने हिस्सा नहीं लिया था? तो कांग्रेस हिस्सा नहीं लिया था। कौन नहीं लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहले गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था, ठीक है। पहले तो मैं बता दूँ कि गोलमेज सम्मेलन की अगर बात की जाए तो कुल गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे। कितने हुए थे? कुल गोलमेज सम्मेलन 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कब कब हुआ था? 1930, 1931 और 1932, ठीक है। आइए पहले गोलमेज सम्मेलन को देखते हैं। अगर पहले गोलमेज सम्मेलन की बात की जाए तो पहला गोलमेज सम्मेलन का प्रारंभ हुआ था 12 नवंबर 1930 को। कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को। और कहाँ हुआ था? तो ये लंदन में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? लंदन में आयोजित किया गया था। और इसे कहा जाता है कि यह अंग्रेजों और भारतीयों के बीच समान रूप से आयोजित करने वाला पहला सम्मेलन था। क्या था? भारतीयों और अंग्रेजों के बीच समान रूप से आयोजित होने वाला पहला सम्मेलन था। क्योंकि इसमें क्या था कि ये गोल मेज था, एक गोल मेज होता था, उसके चारों ओर बैठे होते थे ब्रिटिश और भारतीय। तो इसमें तो कोई भेदभाव था नहीं, क्योंकि सब एक ही जैसे बैठे होते थे, ठीक है। इसीलिए इसे गोल मेज सम्मेलन कहा जाता है। और इसे ये भी कहा जाता है कि अंग्रेजों और भारतीयों के बीच समान रूप से आयोजित होने वाला पहला सम्मेलन था। अगर और जाना जाए इसके विषय में कुछ और, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला सम्मेलन में भाग क्यों नहीं लिया था, क्या रीज़न था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो इसलिए नहीं लिया था क्योंकि उस समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा था। क्या चलाया जा रहा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। किसके नेतृत्व में? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा था। अगर आपसे पूछा जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ जो है वो हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। और किसके तहत? तो दांडी मार्च के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। तो आपसे पूछा जाएगा कि दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? तो दांडी मार्च जो है या दांडी यात्रा, ये प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 को। कब प्रारंभ हुआ था? 12 मार्च 1930 को। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। तो आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दांडी यात्रा में कुल कितने लोग सम्मिलित थे, ठीक है, महात्मा गांधी के साथ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी के साथ दांडी यात्रा में कितने लोग सम्मिलित थे, तो 78 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि दांडी यात्रा में कुल कितने लोग थे, तो 79 हो जाएगा, क्योंकि उसमें महात्मा गांधी को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। लेकिन महात्मा गांधी के साथ कितने लोग सम्मिलित थे? तो 78 लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दांडी यात्रा जो है वो कुल कितने मील का यात्रा था? तो अगर आपसे मील पूछ लिया जाए तो 240 मील हो जाएगा। कितना? 240 मील का यात्रा था। लेकिन अगर आपसे किलोमीटर पूछ लिया जाए तो 384 किलोमीटर का यात्रा था। और कुल कितने दिनों का यात्रा था? तो 24 दिनों का यात्रा था। यानी कि 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक का यात्रा था। 5 अप्रैल को दांडी के तट पर पहुँच, ये समुद्र किनारे पड़ता है, वहाँ पर पहुँच 6 अप्रैल के अर्ली मॉर्निंग में नमक कानून को तोड़ा गया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। इसीलिए जब क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाए तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा कि आपसे क्या पूछ रहा है कि दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुआ था या सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। अगर आपसे पूछ लिया कि दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुआ था तो 12 मार्च 1930 हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था तो 6 अप्रैल 1930 हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट हटके क्वेश्चन आप लोगों को बता लें, क्योंकि इससे संबंधित भी क्वेश्चन बहुत बार आते हैं और मैं सारा क्वेश्चन को इसी टाइप से एनालाइज करूँगी, ठीक है, ताकि आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो हम कहाँ थे कि
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला सम्मेलन में भाग क्यों नहीं लिया था? तो इसलिए नहीं लिया था क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने के कारण जितने भी भारत के प्रमुख नेता थे उन सारे नेताओं को गिरफ्तार करके ब्रिटिशों के द्वारा जेल में डाल दिया गया था। ठीक है। और तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भाग किस सम्मेलन में लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किस में भाग लिया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किस लिए भाग लिया था? क्योंकि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने से पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था, यानी कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व किए थे और उस समय भारत के तत्कालिक वायसराय थे लॉर्ड इरविन। इन दोनों के बीच समझौता हुआ था। कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पास पूछा जा चुका है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता जो है वो हुआ था 5 मार्च 1930 को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को, सॉरी 30 नहीं 31 को, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी पार्टिसिपेट किया गोलमेज सम्मेलन में। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला गोलमेज सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो पहला गोलमेज सम्मेलन में 74 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था भारत की तरफ से। ठीक है। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी 74 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है। आपसे अगर वहीं पूछ लिया जाए कि मुस्लिम लीग का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, भारतीय गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम लीग का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। और किसके द्वारा? आगा खां और AK फजलुल के द्वारा मुस्लिम लीग का नेतृत्व किया था। अगर वहीं पूछ लिया जाए कि हिंदू महासभा का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था गोलमेज सम्मेलन में, तो हिंदू महासभा का नेतृत्व जो है वो S मुंजे और MR जयकर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? S मुंजे और MR जयकर के द्वारा। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अछूत समुदाय का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो अछूत समुदाय का नेतृत्व जो है BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। ठीक है। वहीं अगर तीसरी गोलमेज सम्मेलन की बात की जाए कि तीसरी गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत कब हुई थी, तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि तीसरी गोलमेज सम्मेलन का शुरुआत जो है वो हुआ था 17 नवंबर 1932 को। कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 को। और इसमें केवल 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? केवल 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है। आइए नेक्स्ट, हाँ एक क्वेश्चन और जान लीजिए आप लोग। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में BR अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। कौन लिए थे? भीमराव अम्बेडकर जो है, यानी कि BR अम्बेडकर जो है वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस नृत्य का नाम बताइए जिसे वल्थोल ने पुनर्जीवित किया था। वल्थोल ने किस नृत्य को पुनर्जीवित किया था? तो उनके द्वारा कथकली को पुनर्जीवित किया गया था। किसके द्वारा? कथकली को। और कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? तो कथकली केरल का लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है? केरल का लोक नृत्य है कथकली। ठीक है। इसी को पुनर्जीवित किया गया था वल्थोल के द्वारा। वल्थोल कौन थे? तो वल्थोल तो पहले आप जान लीजिए ये केरल के थे और इनके द्वारा केरल में कला मंडलम की भी स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? कला मंडलम की भी स्थापना वल्थोल के द्वारा किया गया था। ठीक है। और इन्होंने ही कथकली को पुनर्जीवित भी किया था और इनको जो है कथकली के रूप में जाने वाले केरल की पारंपरिक नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने का श्रेय भी दिया जाता है। ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए मोहिनी अट्टम नृत्य कहाँ का है, तो मोहिनी अट्टम जो है ये भी केरल का नृत्य है। कहाँ का नृत्य है? केरल का ही नृत्य है मोहिनी अट्टम। भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर कुचिपुड़ी आपसे पूछ लिया जाए कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। ठीक है। अगर आपसे कथक पूछ लिया जाए, देखिए कथकली पूछेगा तो ये केरल का हो जाएगा, लेकिन कथक नृत्य कहाँ का है? तो ये उत्तर भारत का है। कहाँ का है? उत्तर भारत का है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, और ये तो रही मणिपुरी की बात, तो इसका तो नाम ही से पता चल रहा है कि ये मणिपुर का लोक नृत्य है। उड़ीसी की बात की जाए तो ये उड़ीसा का है और भरतनाट्यम की बात की जाए तो ये तमिलनाडु का है। कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। ठीक है। इसका भी अभी तुम्हें जस्ट बताई कि ये तमिलनाडु का है, जबकि ओडिसी नृत्य से पता चल रहा है कि उड़ीसा का है, मणिपुरी का नृत्य से पता चला कि मणिपुरी का है, और कथकली का तो बता ही ये केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। ठीक है। और मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो ये भी केरल का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकबर का राजस्व मंत्री था? कौन अकबर का राजस्व मंत्री था? तो अकबर का राजस्व मंत्री थे, कौन थे? टोडरमल। कौन थे? टोडरमल जो है अकबर के राजस्व मंत्री थे। ठीक है।
अगर टोडरमल की बात की जाए तो टोडरमल के द्वारा एक प्रणाली की शुरुआत की गई थी। कौन सी प्रणाली? तो दहसाला प्रणाली। किसके द्वारा किया गया था शुरुआत? तो इसकी शुरुआत जो है, दहसाला प्रणाली की शुरुआत टोडरमल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? दहसाला प्रणाली की शुरुआत। तो दहसाला प्रणाली की शुरुआत टोडरमल के द्वारा किया गया था। और टोडरमल जो है अकबर के नौरत्नों में से एक था। कौन था? अकबर के नौरत्नों में से एक था। कई बार एग्जाम में 3-4 नाम देते हैं और पूछता है कि इसमें से कौन अकबर के नौरत्नों में से नहीं थे। तो आइए मैं नाम बताती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि अकबर के नौरत्नों में कौन कौन शामिल थे। ठीक है, अकबर के नौरत्नों में बीरबल शामिल थे। कौन थे? बीरबल शामिल थे। तानसेन, अबुल फजल, फैजी, मान सिंह, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा। क्या? मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खाने खाना, हकीम हुक्काम। ठीक है, ये सारे लोग अकबर के नौरत्नों में शामिल थे। अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या था, तो बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। क्या था? महेश दास था। उसी तरीके से तानसेन का वास्तविक नाम पूछा जाता है कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या है, तो तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे। क्या था? रामतनु पांडे था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबरनामा के लेखक कौन थे, तो अकबरनामा के लेखक अबुल फजल थे। कौन थे? अबुल फजल अकबरनामा के लेखक थे। ठीक है, और अबुल फजल जो है वो फैजी का छोटा भाई था। कौन था? फैजी का छोटा भाई था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोग उसको नोट डाउन कर लिए होंगे। प्लीज़ नोट डाउन करते चलिएगा। अगर मान लीजिए एग्जैक्ट क्वेश्चन यही नहीं आया जो मैं करवा रही हूँ, तो एनालाइज से क्वेश्चन तो 100% आएगा। इसलिए आप क्वेश्चन पर तो ध्यान दीजिएगा, ये एनालाइज जो मैं कर रही हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और उसे नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गणित का उपयोग करके खोजा जाने वाला पहला ग्रह कौन सा था? तो गणित का उपयोग करके खोजा जाने वाला पहला ग्रह जो है वो था वरुण। कौन सा था? वरुण था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा। वहीं पूछा जाएगा आपसे कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बुध का परिक्रमण काल कितने दिन का होता है, तो बुध का परिक्रमण काल जो है 88 डेज का होता है। कितने दिन का होता है? 88 डेज का। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा 2 ग्रह है जो परिक्रमण जो है सूर्य का उल्टे दिशा में लगाता है, यानी कि सारा ग्रह जो है वो सूर्य का परिक्रमा पश्चिम से पूरब की ओर लगाता है। किस दिशा में लगाता है? पश्चिम से पूरब की ओर लगाता है। लेकिन 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर लगाता है, तो वो 2 ग्रह कौन सा है? तो 2 ग्रह है शुक्र और वरुण। कौन सा है? शुक्र और वरुण जो है वो सूर्य का परिक्रमा पूरब से पश्चिम की ओर लगाता है, यानी कि उस ग्रह पर सूर्योदय जो है वो पश्चिम की ओर होता है। किधर होता है? पश्चिम की ओर होता है, क्योंकि चक्कर किधर लगाता है? चक्कर पूरब से पश्चिम की ओर लगाता है, और जबकि सारा ग्रह जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर लगाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वो कौन सा 2 ग्रह है जिसका अपना कोई भी उपग्रह नहीं है, तो वो 2 ग्रह है बुध और शुक्र। कौन सा है? बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका एक भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। कौन सा है सबसे गर्म ग्रह? सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। उसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। कौन सा है? वरुण है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, सॉरी वरुण नहीं, अरुण है। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे ठंडा ग्रह अरुण है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर लेटा हुआ रहता है, जिसे लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर भी अरुण ही हो जाए, क्योंकि अरुण जो है वो अपने अक्ष पे 82.5 डिग्री झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है? 82.5 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। और अरुण को ही यूरेनस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? यूरेनस के नाम से जाना जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा उपग्रहों की संख्या किस ग्रह के पास है, तो सबसे ज़्यादा उपग्रह वर्तमान में शनि के पास है। किसके पास है? शनि के पास है। और दूसरा सर्वाधिक उपग्रह किसके पास है? तो दूसरा सर्वाधिक उपग्रह जो है वो है बृहस्पति के पास। किसके पास है? बृहस्पति के पास है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा है। ठीक है,
एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है। तो लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? मंगल को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? मंगल को जाना जाता है। सबसे सुंदर ग्रह किसे कहा जाता है? तो सबसे सुंदर ग्रह शनि को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शनि को कहा जाता है। ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कौन सा, कि मंगल का कितने उपग्रह हैं? तो मंगल के 2 उपग्रह हैं। कितने हैं? 2 उपग्रह। कौन कौन सा? डिमोस और फैबोस। क्या है? डिमोस और फैबोस, ये मंगल के 2 उपग्रह हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि टाइटन किसका उपग्रह है? तो टाइटन जो है वो किसका उपग्रह है? वो शनि का उपग्रह है और एकमात्र उपग्रह है जिसका अपना वायुमंडल है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि एकमात्र उपग्रह कौन सा है जिसका अपना वायुमंडल है। तो टाइटन जो शनि का उपग्रह है, एकमात्र उपग्रह है जिसका अपना वायुमंडल है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सत्यमेव जयते का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो सत्यमेव जयते का नारा जो है वो दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था सत्यमेव जयते का नारा? तो सत्यमेव जयते का नारा जो है वो दिया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? मदन मोहन मालवीय के द्वारा सत्यमेव जयते का नारा दिया गया था। ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा दिया गया था। कौन सा नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था? सन 1916 में दिया गया था। कब दिया गया था? सन 1916 में। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आराम हराम है, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो आराम हराम है, ये नारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? आराम जो है क्या? आराम हराम है, ये दिया गया था। आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू के दिया गया था। एक क्वेश्चन और पूछा था कि हे राम किसने कहा था? तो हे राम महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया गया जाता है? तो विश्व फुटबॉल दिवस जो है वो 25 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और इसकी घोषणा कब हुई थी? पहले तो आप ये जान लीजिए कि विश्व फुटबॉल दिवस जो है 25 मई को मनाया जाएगा, ये घोषणा किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था? तो ये घोषणा किया गया था यूएनओ के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? यूएनओ के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 7 मई को ये घोषणा किया गया था कि 25 मई को। और कब किया गया था? 2024 में किया गया था। ठीक है। 2024 में 7 मई को यूएनओ के द्वारा ये घोषणा किया गया था कि प्रत्येक वर्ष 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 25 जून को कौन सा 25 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो संविधान हत्या दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? संविधान हत्या दिवस के रूप में 25 जून को मनाया जाता है। ये मनाना कब से प्रारंभ हुआ? तो ये भी 2024 से ही प्रारंभ हुआ है। ठीक है। 2024 से प्रारंभ हुआ है कि प्रत्येक वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। और क्यों? क्योंकि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के द्वारा आंतरिक अशांति का हवाला देकर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। और उस समय उस दिन को काला दिन के रूप में जाना गया था। और उसी दिन को याद करते हुए आज प्रत्येक वर्ष 25 जून को विश्व संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि 23 अगस्त को कौन सा दिवस है? तो 23 अगस्त को कौन सा दिवस है? 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है। कौन सा है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। और ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो 3rd चंद्रयान की सफलता के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाने की घोषणा की गई है। क्योंकि उसी दिन 23 अगस्त को ही हमारा 3rd चंद्रयान जो है वो दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। इसीलिए उस दिन को याद करते हुए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाना घोषणा किया गया। ठीक है। अगर वहीं आपसे 26 दिसंबर की बात की जाए कि 26 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। कौन सा? वीर बाल दिवस। और ये किसके उपलक्ष्य में या किसके याद में? तो ये जो है सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटा। कौन से थे? सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे कौन कौन से? जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत को याद करते हुए प्रत्येक
वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, अगर गुरु गोविंद सिंह की बात की जाए तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है वो पटना में ही हुआ था। और कब हुआ था? तो उनका जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1666 ईस्वी में। तो कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि सिख धर्म के कईवें गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो 10वें गुरु का जन्म हुआ था। कौन से गुरु के? 10वें गुरु का। या फिर कभी कभी ऑप्शन में 3-4 गुरुओं का नाम देता है। सिख धर्म में कुल 10 गुरु ही थे। कितने थे? 10 गुरु ही थे। कभी कभी 3-4 ऑप्शन दे देगा। मान लीजिए आपका अर्जुन देव दे देगा, हरकिशन दे देगा, हरगोविंद दे देगा और गुरु गोविंद सिंह दे देगा। तो इनमें से किसका जन्म पटना में हुआ था? तो किसका जन्म पटना में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। और ये सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आचार्य विनोबा भावे को किस आंदोलन में भाग लेने के क्रम में प्रथम बार गिरफ्तार किया गया था? तो प्रथम बार गिरफ्तार किस आंदोलन में भाग लेने के कारण किया गया था? तो इन्हें जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में, किसमें? सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण विनोबा भावे को प्रथम बार गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, अगर विनोबा भावे की बात की जाए तो आपसे पूछा जाएगा कि पवनार आश्रम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे के द्वारा ही किया गया था। किसके द्वारा किया गया था पवनार आश्रम की स्थापना? तो विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। ठीक है, और कहाँ किया गया था? तो इसकी स्थापना बम्बई में किया गया था। कहाँ किया गया था? बम्बई में किया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या? तो पूछा जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह, कौन सा? व्यक्तिगत सत्याग्रह। पहले तो आप ये जान लीजिए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ कब था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो है 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1940 को, 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और प्रथम सत्याग्रही के रूप में महात्मा गांधी के द्वारा किसको चुना गया था? तो विनोबा भावे को ही चुना गया था। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही जो है वो थे विनोबा भावे। और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे सत्याग्रही, तो तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। कौन थे? ब्रह्मदत्त। चौथे सत्याग्रही कौन थे? तो चौथे सत्याग्रही जो है वो सरोजिनी नायडू थी। चौथे सत्याग्रही सरोजिनी नायडू थी। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम महिला सत्याग्रही कौन थी? तो प्रथम महिला सत्याग्रही सरोजिनी नायडू थी। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 5वें सत्याग्रही कौन था? तो अरुणा आशफ अली थी। कौन थी? अरुणा आशफ अली 5वें सत्याग्रही थे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पवनार आश्रम का स्थापना कब किया गया? तो पवनार आश्रम का स्थापना जो है सन 1934 में किया गया था। कब किया गया था? सन 1934 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन की बात की जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन की स्थापना कब, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 8 अगस्त के मध्य रात्रि 1942 में हुई थी। कब हुई थी? 8 अगस्त के मध्य रात्रि 1942 में। इसीलिए कभी कभी ऑप्शन में देता है 9 अगस्त, क्योंकि 12 बजे रात 12 बजे के बाद तो डेट चेंज हो जाता है ना, और इसकी शुरुआत मध्य रात्रि में हुई थी, इसीलिए 9 अगस्त दे देता है कि 9 अगस्त 1942। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि कौन सा आंदोलन जो है नेतृत्व विहीन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये नेतृत्व विहीन आंदोलन था, क्योंकि इसका नेतृत्व किसी के द्वारा नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि इस आंदोलन में क्या हुआ था कि 0 आवर्स, कौन सा? ऑपरेशन 0 आवर्स के द्वारा भारत के सारे प्रमुख नेता को ब्रिटिशों के द्वारा गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। इसीलिए इसका नेतृत्व किसी नेता के द्वारा नहीं किया गया था और ये एक नेतृत्व विहीन आंदोलन था। ठीक है, कौन सा नेतृत्व विहीन आंदोलन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, क्वेश्चन में कई बार पूछा जा चुका है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में। और अगर वहीं आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि राजेंद्र प्रसाद को कहाँ गिरफ्तार करके रखा गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? पटना के बांकीपुर जेल में। जयप्रकाश नारायण को भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार करके झारखंड के हजारीबाग जेल में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? झारखंड के हजारीबाग जेल में। जवाहरलाल नेहरू को आगा अहमदनगर के किला में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? अहमदनगर के किला में। और आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी के साथ साथ उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी को भी गिरफ्तार करके रखा गया था। ठीक है, कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में ही रखा गया था। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या कि ऑप्शन में किस प्रकार देता है? ऑप्शन में देता है कि एक बार बीपीएससी में पूछा गया था कि
भारत छोड़ो आंदोलन के समय राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें पटना और बांकीपुर भी दे दिया था। तो वैसे कंडीशन में आपका आंसर बांकीपुर जाएगा, पटना नहीं जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में बांकीपुर नहीं रहेगा तो आंसर पटना हो जाएगा, क्योंकि पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था उनको गिरफ्तार करके। ठीक है, अगर पटना भी नहीं रहे, बांकीपुर भी नहीं रहे, केवल बिहार रहेगा तो बिहार आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत कब हुआ था, इसका तो बताए 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। कब हुआ था, 17 अक्टूबर 1940 को शुरुआत हुआ। ठीक है, भारत छोड़ो का, तो भारत छोड़ो का शुरुआत 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, कब हुआ था, 9 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग। सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत जो है 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। कब हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु गठित समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे। तो कौन शामिल नहीं थे, इसका ऑप्शन हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय शामिल नहीं थे। अगर जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात की जाए तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था, तो अमृतसर के जालियांवाला बाग में हुआ था। ठीक है, और इसी के जांच के लिए हंटर कमीशन का स्थापना किया गया था। कौन सा कमीशन का, हंटर कमीशन का। और इसमें क्या था, इसमें कुल 8 सदस्य थे। कितने थे, हंटर कमीशन में, हंटर कमीशन जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए स्थापना किया गया था, हंटर कमीशन का। और इसमें कुल सदस्य कितने थे, तो 8 सदस्य थे। 8 में क्या था, 5 अंग्रेज थे और प्लस 3 भारतीय थे, यानी कि 3 भारत के थे। ठीक है, 3 भारतीय थे। और 3 भारतीय कौन कौन थे, जगत नारायण, चमनलाल सीतलवाड़ और साहबजादा सुल्तान थे। और आपसे पूछा जाएगा कि इन कमेटियों के द्वारा कितने लोगों की मरने की बात कही गई थी, तो रिपोर्ट में मात्र, सोचिए कि इतनी गोलीबारी हुई थी, ये लोग का रिपोर्ट में मात्र 379 लोगों की ही मरने की रिपोर्ट दी गई थी, कि मात्र इतने लोग ही मरे थे। इसलिए इस पर डाउट किया गया था कि नहीं, ये रिपोर्ट सही नहीं है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा एक अपना समिति का गठन किया गया था। उस समिति का नाम क्या था, तो उस समिति का नाम था तहकीकात समिति। कौन समिति, तहकीकात समिति। और ये किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था, ये भी जालियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच के लिए ही किया गया था, लेकिन ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किया गया था। ठीक है, और किसकी अध्यक्षता में तहकीकात समिति की स्थापना हुई थी, तहकीकात समिति की स्थापना मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में हुआ था। अन्य कौन कौन से सदस्य थे, तो अन्य सदस्य थे अब्बास तैयब जी, महात्मा गांधी, CR दास, विपुल जयकर, मोतीलाल नेहरू, ये लोग तहकीकात समिति में शामिल थे। और इनके द्वारा बताया गया था कि 1000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी और 1200 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। ठीक है, जबकि अंग्रेज़ों के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो मात्र 379 लोग ही मरे थे। ये रिपोर्ट ही फर्जी था। इसी को महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था कि ये लीपा पोती वाला एक रिपोर्ट है। कौन सा है, लीपा पोती वाला रिपोर्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्था ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधियों की मांग की थी। तो किस समिति के द्वारा किया गया था, किस कमीशन के द्वारा, तो ये किया गया था दक्कन एसोसिएशन सभा के द्वारा। किसके द्वारा, दक्कन एसोसिएशन सभा के द्वारा। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। कब हुई थी, 1875 में हुई थी। ठीक है, 1875 में दक्कन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी। कब हुई थी, 1876 में। और किसके द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, तो SN बनर्जी, यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी। अगर वहीं पूना सार्वजनिक सभा की बात की जाए कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1870 में। कब हुई थी पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना, तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी 1870 में। और किसके द्वारा स्थापना किया गया था, तो MG रानाडे, गणेश वासुदेव जोशी और चिपलूनकर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, MG रानाडे, गणेश वासुदेव जोशी और चिपलूनकर के द्वारा
पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? तो 1870 में की 70 में की गई थी। कब की गई थी? 1870 में। वहीं अगर मद्रास महाजन सभा की बात की जाए कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी, तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी 1884 में। कब हुई थी? 1884 में। एक मिनट, अच्छा ऊपर तो जाएगा ही नहीं, यही लिख दे रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुई थी। कब हुई थी? 1884 में। और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी वीर राघवाचार्य के द्वारा। किसके द्वारा? वीर राघवाचार्य थे, सुब्रमण्यम अय्यर थे, आनंद चार्लू थे, इन्हीं लोगों के द्वारा मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। एक और पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्रार्थना सभा की स्थापना कब की गई थी? तो प्रार्थना सभा की स्थापना जो है ये की गई थी 1867 में। कब की गई थी? 1867 में प्रार्थना सभा की स्थापना की गई थी। लिख दे रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रार्थना सभा की स्थापना कब की गई थी? 1867 ईस्वी में प्रार्थना सभा की स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो एम.जी. रानाडे और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रार्थना सभा की स्थापना जो है किसकी प्रेरणा से की गई थी? तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से प्रार्थना सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय कौन? दादा भाई नौरोजी थे। क्वेश्चन बता ही रहा है कि पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने किस टिकट पर चुनाव लड़ा था, यानी कि किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था? तो इनके द्वारा लिबरल पार्टी के चुनाव पर टिकट लड़ा गया था। लिबरल पार्टी को ही उदारवादी भी कहा जाता है, कभी कभी उदारवादी दे देता है। ठीक है, तो उदारवादी पार्टी या लिबरल पार्टी के द्वारा मतलब इसी सीट पर इनके द्वारा चुनाव लड़ा गया था। ठीक, चुनाव लड़ा ही नहीं किया था, जीता भी गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन, देखिएगा दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट कितना छोटा सा डिफरेंट है, लेकिन क्वेश्चन तुरंत गलत हो सकता है अगर आप लोग क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक नहीं देखेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा W.C. बनर्जी। ठीक है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रथम व्यक्ति W.C. बनर्जी थे। लेकिन पहले चुनाव जीतने वाले व्यक्ति अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दादा भाई नौरोजी थे। और इनके द्वारा कब चुनाव लड़ा गया था? तो इनके द्वारा 1892 में चुनाव लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1892 में चुनाव लड़ा गया था। ठीक है, और ये कब से कब तक अपने सीट पर थे? तो ये 1892 से 1894-95 तक अपने सीट पर थे। कब थे? 1892 से 1895 तक ये अपने सीट पर थे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दादा भाई नौरोजी से संबंधित कि पूछा जाता है कि इनके द्वारा एक बहुत ही प्रसिद्ध बुक लिखा गया है। वो बुक न जाने कितने एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि पॉवर्टी, कौन सा? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, और कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो धन निष्कासन का सिद्धांत जो है वो दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किस पुस्तक में? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में ही धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया गया है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की गई है? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार किया गया। कुल कितने बार? 3 बार। कब कब? 1886 में, 1893 में और 1906 में किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा इसमें ऑप्शन दिया था ना, तो इसका आंसर तो मैं बता दी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिबरल पार्टी हो जाएगा। ठीक है, अगर हाँ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन में किस पार्टी का सरकार था? तो ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी का सरकार था। किस पार्टी का सरकार था? कंजर्वेटिव पार्टी का सरकार था। किस पार्टी का? कंजर्वेटिव पार्टी का सरकार था। ठीक है, और प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। कौन था? विंस्टन चर्चिल था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत की स्वतंत्रता के समय कौन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था? तो एटली था। कौन था? क्लीमेंट एटली ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। वो किस पार्टी से था? तो वो लेबर पार्टी से था। किस पार्टी से था? लेबर पार्टी से था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 1858 में अमर सिंह द्वारा जगदीशपुर में गठित समानांतर सरकार का प्रधान कौन था? कौन था? क्या कुंवर सिंह थे?
अमर सिंह थे या हरकिशन थे, या फिर तो हरकिशन सिंह थे। कौन थे? हरकिशन सिंह थे। ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि 1857 का क्रांति जो हुआ था उसमें बिहार के तरफ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो 1857 में बिहार के तरफ से इस क्रांति का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। वीर किसके द्वारा किया गया था? वीर कुंवर सिंह के द्वारा। और वीर कुंवर सिंह के बाद इसका नेतृत्व किसने संभाला? तो इसका नेतृत्व वीर कुंवर सिंह का छोटा भाई अमर सिंह द्वारा संभाला गया था। ठीक है। लेकिन अगर वहीं आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1857 के क्रांति का नेतृत्व जो है पटना में किसके द्वारा किया गया था? तो पटना में पीर अली के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पीर अली के द्वारा। और पीर अली कौन थे? तो एक पुस्तक विक्रेता थे। एग्जाम में यहाँ तक पूछा जा चुका है कि पीर अली क्या करते थे। तो पीर अली क्या थे? पुस्तक विक्रेता थे। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हाँ, एक क्वेश्चन और। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन जब हुआ था तो बलिया में समानांतर सरकार, क्योंकि समानांतर सरकार का गठन ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन जस्ट मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि ये हुआ था, इसकी शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ था, या फिर 8 अगस्त के मध्यरात्रि 1942 को हुआ था। ठीक है। तो इस समय समानांतर सरकार का गठन 3-4 जगह पर हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि बलिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बलिया में समानांतर सरकार का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो बलिया में समानांतर सरकार का गठन जो है चित्तू पांडे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? चित्तू पांडे के द्वारा किया गया था। चित्तू पांडे के द्वारा बलिया में समानांतर सरकार का गठन किया गया था। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए सतारा में समानांतर सरकार का गठन भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था किसके द्वारा? नाना पाटिल के द्वारा। किसके द्वारा? नाना पाटिल के द्वारा। तामलुक वर्तमान पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तामलुक में समानांतर सरकार का गठन किसके द्वारा किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय? तो सतीश चंद्र सामंत के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? सतीश चंद्र सामंत के द्वारा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लीडर, कौन सा? द लीडर नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? क्या मदन मोहन थे, या शिव प्रसाद, या जवाहरलाल नेहरू, या सुभाष चंद्र बोस? तो किसके द्वारा द लीडर नामक समाचार पत्र निकाला गया था? तो ये निकाला गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। किसके द्वारा निकाला गया था? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ठीक है। अगर मदन मोहन मालवीय की बात की जाए तो कहा जाता है कि महामना की उपाधि, मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो महामना की उपाधि जो है ये दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि दिया गया था। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को बापू कहकर किसने पुकारा था? यानी कि बापू की उपाधि महात्मा गांधी को किसके द्वारा दिया गया था? तो बापू की उपाधि महात्मा गांधी को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से किसने पुकारा था, या फिर राष्ट्रपिता की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ठीक है। द नेशनल हेराल्ड, क्वेश्चन पूछा जाता है कि द नेशनल हेराल्ड नामक पत्रिका किसके द्वारा निकाला गया था या निकाला जाता है समाचार पत्र? तो ये निकाला गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा निकाला गया था द नेशनल हेराल्ड? तो ये निकाला गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि शिव प्रसाद के द्वारा कौन सा समाचार पत्र निकाला जाता है? शिव प्रसाद के द्वारा निकाला जाता है दैनिक आज। कौन सा समाचार पत्र? अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि दैनिक आज समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला जाता है? दैनिक आज समाचार पत्र जो है, दैनिक आज समाचार पत्र ये निकाला जाता था शिव प्रसाद के द्वारा। किसके द्वारा निकाला जाता? शिव प्रसाद के द्वारा। जबकि द नेशनल हेराल्ड जो है ये निकाला जाता था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा निकाला जाता है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया, यानी कि ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया? तो वो कौन सा अधिनियम था? वो अधिनियम था, देखिए आप पूरा ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए। क्या ऑप्शन था? क्या भारत सरकार अधिनियम 1874, या भारत सरकार अधिनियम 1853, या भारत सरकार अधिनियम 1858, या भारत सरकार अधिनियम 1835? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया था। ठीक है। अगर बात की जाए
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 31 दिसंबर 1600 में किया गया था। कब किया गया था? 31 दिसंबर 1600 में। और किसके घोषणा से? तो महारानी एलिजाबेथ के घोषणा पत्र के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। और कितने वर्षों के लिए इसे व्यापारिक एकाधिकार दिया गया था? तो इसको जो है सर्वप्रथम 15 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार दिया गया था। कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए। और किसके घोषणा पत्र में? तो महारानी एलिजाबेथ के घोषणा पत्र के आधार पर इसे 15 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार का अधिकार दे दिया गया था। किसे? ईस्ट इंडिया कंपनी की। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन की शुरुआत जो है ये हुई थी 1773 के नियामक अधिनियम, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नियामक अधिनियम को रेगुलेटिंग एक्ट भी कहा जाता है। इसी के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन प्रारंभ हुआ। ठीक है। भारत में प्रारंभ कब हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल में अंग्रेजी शासन का नींव कब पड़ा था? तो बंगाल में अंग्रेजी शासन का नींव जो है 23 जून 1757 के प्लासी के युद्ध के साथ ही पड़ गया था। नींव पड़ा था उस टाइम, शासन प्रारंभ नहीं हुआ था, नींव पड़ा था 1757 के प्लासी के युद्ध के साथ ही इसका नींव पड़ गया था। अगर वहीं आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में अंग्रेजी शासन का नींव जो है कब पड़ा था, तो यहाँ भारत पूछ रहा है, वहाँ बंगाल पूछा था। अगर बंगाल आपसे पूछ लिया जाए तो उसका आंसर हो जाएगा 23 जून 1757 के प्लासी के युद्ध। लेकिन अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में अंग्रेजी शासन का नींव कब पड़ा था, तो भारत में अंग्रेजी शासन का नींव जो है 22 अक्टूबर 1764 के बक्सर युद्ध के साथ ही प्रारंभ हो गया था। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 के बक्सर के युद्ध के साथ ही प्रारंभ हो गया था। तो दो क्वेश्चन यहाँ से भी निकल गया। एक तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो कब हुआ था? 23 जून 1757 को। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो प्लासी का युद्ध जो है वो हुआ था सिराजुद्दौला और किसके बीच? तो लॉर्ड क्लाइव के बीच। किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था प्लासी का युद्ध। कब हुआ था? 23 जून 1757 को। जबकि बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद का प्रथम संधि जो है 12 अगस्त 1765 को हुआ था। कब हुआ था इलाहाबाद का संधि? तो इलाहाबाद दो संधि हुआ था। एक तो हुआ था 12 अगस्त 1764 को, और दूसरा संधि हुआ था 16 अगस्त 1764 को हुआ था। कब हुआ था? 16 अगस्त 1764 को हुआ था। ठीक है। तो इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी बक्सर युद्ध के बाद। तो इलाहाबाद की संधि जो है वो हुआ था 12 अगस्त 1765 को हुआ था। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, इससे संबंधित कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि ईस्ट इंडिया से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पहली बार समाप्त कब किया गया था? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पहली बार समाप्त कब किया गया था, तो एकाधिकार को ध्यान दीजिएगा कि व्यापारिक एकाधिकार को पहली बार समाप्त कब किया गया था, ऐसा पूछ लिया जाए तो 1713 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार समाप्त किया गया था। लेकिन अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक रूप से कब समाप्त किया गया था, तो आंशिक रूप से जो है 1713 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है। लेकिन अगर वहीं आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को चीन एवं चाय को छोड़कर शेष सभी व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः नहीं, पूछा जाएगा कि व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था कब, तो ये इसका भी आंसर हो जाएगा 1713 के चार्टर एक्ट के द्वारा। क्योंकि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को तो समाप्त किया गया था, लेकिन चीन एवं चाय के व्यापार को छोड़कर ही सभी व्यापारिक अधिकार को समाप्त किया गया था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः मतलब पूरी तरीके से कब समाप्त किया गया था, तो पूर्णतः जो है 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। जबकि 1813 में भी किया गया था, लेकिन वहाँ पर दो चीज़ को छोड़ दिया गया था, चीन के साथ व्यापार एवं चाय के व्यापार को छोड़कर। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के तहत पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था एकाधिकार को, यानी कि इसके बाद कोई भी आ सकता है, कोई भी कंपनी और यहाँ पर व्यापार कर सकता है। लेकिन इससे पहले केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार दिया गया था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया गया था कब किया गया था, तो ये तो अभी जस्ट मैं बताई 1858 के चार्टर एक्ट के तहत इसके अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है।
कब किया गया था? 1858 के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त करके और ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया था, ठीक है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ही कब समाप्त कर दिया गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था 1874 के अधिनियम के तहत। कब? 1874 में समाप्त किया गया था। कब समाप्त किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को? तो 1874 में समाप्त किया गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, इसका तो मैं बता दी, इसमें क्या हुआ था, भारत ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। इसके तहत क्या किया गया था? इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को ही समाप्त कर दिया गया था। लेकिन 1833 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के एक का अधिकार को चाय और चीन के साथ छोड़कर 1813 में किया गया था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्णतः एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। और इसके तहत क्या किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधिकार को उसके हाथों से छीनकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? समाधि मरण, देखिए क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट है, वर्ड कितना डिफिकल्ट है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि संलेखन विधि किससे संबंधित है, तो आप फटाक करके आंसर दे देंगे। लेकिन इसमें शब्द ही उटपटांग पूछा, इसलिए आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा। तो इसका संबंध किससे है? जैन दर्शन से है, जैन धर्म से है। यानी कि संलेखन विधि को ही समाधि मरण विधि भी कहा जाता है। तो ये किससे संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि संलेखन विधि के द्वारा वो प्रथम कौन थे जिन्होंने अपने जीवन को समाप्त किया था या त्याग किया था, तो संलेखन विधि का प्रयोग प्रथम बार 23वें तीर्थकर। पहले तो आप ये जान लीजिए कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे। कितने थे? 24 तीर्थकर थे। और पहले तीर्थकर कौन थे? तो पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। और 24वें तीर्थकर यानी कि 24वें या अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे, ठीक है। तो 23वें तीर्थकर कौन थे? 23वें तीर्थकर जैन धर्म के पार्श्वनाथ थे और उन्हीं के द्वारा संलेखन विधि का प्रयोग किया गया था। संलेखन विधि का प्रयोग करके पारसनाथ के पहाड़ी, जिसे समवेत पर्वत भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? समवेत पर्वत या पारसनाथ की पहाड़ी पर ही संलेखन विधि का प्रयोग करके उन्होंने अपने प्राण को त्यागा था। और इसको क्या कहा जाता है? इसको निर्वाण कहा जाता है, निर्वाण प्राप्ति कहा जाता है। जैन धर्म में मृत्यु की घटना को निर्वाण कहा जाता है, जबकि बौद्ध धर्म में निर्वाण ज्ञान प्राप्ति की घटना को कहा जाता है। लेकिन जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति की घटना को कैवल्य कहा जाता है। और जबकि बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है। और बौद्ध धर्म में मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि संलेखन विधि का प्रयोग करने वाला प्रथम राजा कौन थे? तो संलेखन विधि का प्रयोग करके अपने प्राण को त्यागने वाले प्रथम राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये संलेखन विधि का प्रयोग करके अपने प्राण को त्यागे थे। और कहाँ त्यागे थे? तो सरवन बेलगोला में। कहाँ त्यागे थे? सरवन बेलगोला में। सरवन बेलगोला पड़ता कहाँ है? तो ये कर्नाटक के मैसूर में पड़ता है, ठीक है। और वहीं पर सरवन बेलगोला में ही चामुंड राज के द्वारा गोमतेश्वर, कौन सा? गोमतेश्वर जैन मंदिर भी बनवाया गया। किसके द्वारा? चामुंड राय के द्वारा, ठीक है, चामुंड राज के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर बौद्ध धर्म की बात की जाए तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध थे, ठीक है। योग दर्शन के तो योग दर्शन के पातंजलि थे। कौन थे? पातंजलि थे। लोकायत दर्शन के तो लोकायत दर्शन के बृहस्पति थे। कौन थे? बृहस्पति थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया था? स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये पूछ रहा है। तो ये किया गया था षणमुखम शेट्टी के द्वारा। कब किया गया था? षणमुखम शेट्टी के द्वारा किया गया था स्वतंत्र भारत का पहला बजट, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए गणतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? गणतंत्र भारत का, क्योंकि गणतंत्र भारत 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ था, तो इसके द्वारा प्रस्तुत करने वाला प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया? जॉन मथाई के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जॉन मथाई के द्वारा। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक बार बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सर्वाधिक बार प्रस्तुत किया गया था मोरारजी देसाई के द्वारा। किसके द्वारा? मोरारजी देसाई के द्वारा। कितने बार? कुल 10 बार बजट पेश किया गया था, ठीक है। बजट पेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। लेकिन ये कार्यवाहक वित्त मंत्री थी। ये वित्त मंत्री के पद पर नहीं थी, प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए इन्होंने बजट पेश किया था, इसलिए इसे बजट पेश करने वाला प्रथम महिला कहा जाता है। लेकिन पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बजट पेश करने वाली कौन थी? तो वो थी निर्मला सीतारमण। कौन थी? निर्मला सीतारमण, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और किस अनुच्छेद के तहत? तो 243 के क्लोज के तहत। किसके द्वारा? 243 के क्लोज के तहत किया जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भारत के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, जबकि राज्य के राज्यपाल करते हैं, ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के निर्वाचन आयुक्त का नियुक्ति किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो उनके नियुक्ति 324 में, कितने में? 324 में। और उनसे संबंधित प्रावधान, तो अनुच्छेद 324 से 29 के बीच उन्हीं का प्रावधान दिया गया, भारत के निर्वाचन आयुक्त का प्रावधान दिया गया, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। तो सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे, ठीक है। तो बाकी का क्वेश्चन अगले वीडियो